कुछ नया शुरू करने से पहले हम कितनी बार सोचते हैं। हमारे मन का डर ही हमारे बढ़ते कदम को रोक देता है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक सीरियल डिजिटल एंटरप्रेन्योर से, जिन्होंने डिजिटल गेमिंग की नींव तब रखी जब वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट उतना एक्सप्लोर भी नहीं था। आज उनसे जानेंगे क्या था जिसने उन्हें इतना कॉन्फिडेंस दिया, कैसे वो बने सीरियल डिजिटल एंटरप्रेन्योर, उनकी किताबों, उनकी जर्नी और कैसे आप और हम बन सकते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। स्वागत करते हैं गेम्स टू विन के सीईओ और को फाउंडर आलोक केजरीवाल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक पर। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग। अ, आलोक जी, सबसे पहले तो आपने जो शुरुआत की थी वो ऑलमोस्ट 1998 के करीब आपने शुरुआत की थी और आज 2024 है। आपसे सबसे पहला तो मेरा सवाल यही होगा कि अगर आपसे आज कोई पूछे कि हु इज आलोक केजरीवाल, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं ये बोलूंगा कि मैं एक बड़ा ही एक सब घाट का पानी पिया हुआ एंटरप्रेन्योर हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में करी है। मैंने मोजे की फैक्ट्री से लेकर ट्रांसपोर्ट का काम कर कर फिर इस धंधे में आया हूँ, इंटरनेट के काम में। पर जो हम्म। 25 साल हुई है ना तन्वी जी, जो इंटरनेट की जो एवोल्यूशन हुआ है इंडिया में, मैं उसका बहुत अर्ली भाग रहा हूँ। तो बहुत ही मैं बोलता हूँ लकी पार्टिसिपेंट हूँ। और मैंने इंटरनेट की बहुत सारी एवोल्यूशन देखा है, क्लोज टू क्लोज। हम्म। ओके। आपने अभी जिक्र भी किया और हम अगला सवाल यही आपसे जानना चाहेंगे कि शौक से डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ये सफर आपका कैसा रहा? ये आपका फोर्थ बिजनेस है गेम्स टू विन। इससे पहले कॉन्टेस्ट टू विन .com और मोबाइल टू विन, दो कंपनियां थी जो आपने खड़ी की, उसमें से एक तो वॉल्ट डिज्नी ने एक्वायर भी कर लिया। ये इस पूरी जर्नी को आपके जरिए हम जानना चाहेंगे। हाँ जी। तो मैं मेरे फादर की सॉक्स फैक्ट्री में काम करता था, हम्म। और 98 99 में ना इंटरनेट आ गया इंडिया में। ईमेल लोगों ने शुरू कर दी, सर्च पॉसिबल हो गया। हम्म। एज ए यंग पर्सन मुझे ये समझ में आया कि यार ये जो टूल है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इतनी पावरफुल है कि इससे तो पूरी इंडस्ट्री तो छोड़िए, पूरी करियर बन सकती है। और जी। मैंने पहली बुक में, मेरी एक पहली बुक है वाई आई स्टॉप वेयरिंग माई सॉक्स, उसमें मैंने एक बड़ी दिलचस्प एक कहानी बोली है कि एक मेरी मशीन बंद हो गई थी, 25 लाख की हम्म। मशीन। और सब लोग मेरे पर हावी हो गए थे कि आलोक यार आपने ओके। खरीदी और ये बंद हो गई मशीन। और हम्म। 5 रुपए के पार्ट के लिए वो बंद हो गई थी। तो मैंने इंटरनेट से उसके बारे में पता लगाया, तो वो उस दिन ना मुझे समझ में आ गया तन्वी जी कि ये इंटरनेट मेरा सक्सेस करियर बनेगा। हम्म। एज जैसे इंडिया में मैं लोगों को देखता था, पार्टिसिपेशन करता था कॉन्टेस्ट में, प्रमोशंस में। मैं ब्रांड्स, मुंबई वाले ब्रांड्स एडवर्टाइजिंग के करीब रहते हैं। तो जैसे मैं देखता था कि भाई इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एक मुझे गैप लगी मार्केट में कि जो हम्म। ब्रांड्स लोगों से बात करते हैं, एड्स करते हैं, तो वो हैं बड़े अच्छे, पर जब कॉन्टेस्ट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो उसका फीडबैक मैकेनिज्म बड़ा ब्रोकन था। पोस्ट कार्ड हम्म। लिखो, मैं कॉल करो। तो मुझे लगा कि यार इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी लग सकती है। तो उससे मेरी शुरुआत हुई, contest2win.com से। मैंने लोगों को, ब्रांड्स के लिए मैंने साइट्स खड़ी करी या कॉन्टेस्ट चालू करे। और इनकी सबकी कॉमन थीम थी गेमिंग, क्योंकि ओके। गेम किसी को के भी सामने लगा दीजिए ना तो लोग खेलते हैं। तो मैंने एक इन्वेंशन किया, एडवर गेमिंग, एडवर्टाइजिंग को गेमिंग के साथ जोड़ना। और उससे गेमिंग के साथ मेरा इस्टेब्लिशमेंट हो गया। ओके। उसके बाद मैं 2 3 और माइलस्टोन्स बता देता हूँ जल्दी। उसके बाद जब मोबाइल पहली बार शुरू हुआ, अपने को आपको पता नहीं याद होगा, एक नोकिया फोन्स आते थे, जी छोटे बिल्कुल। छोटे। उसमें मोस्टली एसएमएस होता था, बाकी तो कुछ होता नहीं था। तो फिर हम हम्म। लोग ने हमारी कॉन्टेस्टिंग प्लेटफॉर्म या कॉन्टेस्टिंग आइडिया मोबाइल पर चालू करी। एंड उस टाइम हमें पता लगा कि इंडियन आइडल इंडिया में आने वाला है पहली बार, अमेरिकन आइडल का फ्रेंचाइज। और हम्म। मैं और शोज देखता था टीवी पर, जहां लोग बोलते थे आप हमें कॉल करो, रजिस्टर कॉल, शो में आने के लिए कॉल कॉल करिए। वो कॉल लगते नहीं थे, बहुत ही इम्पॉसिबल था। तो एक आइडिया लगा कि इंस्टेड ऑफ कॉल व्हाई नॉट एसएमएस। तो ये हमने जब आइडिया पिच किया इंडियन आइडल को कि यार आप वोटिंग एसएमएस से करते हैं। अच्छा, उससे फायदा भी क्या होता है कि तन्वी जी की एसएमएस से पैसे हम्म। कमाई हैं सबको। तो जी। वो कंप्लीटली न्यू इनोवेशन था। और इंडियन आइडल का पहला शो हमने पावर किया, हमारी कंपनी मोबाइल टू विन ने। एंड वो एक पूरा रेवोल्यूशन उसने चालू कर दिया, जिसके कारण वो कंपनी भी वॉल्ट डिज्नी ने खरीद ली। जी। लास्ट लास्ट पहलू ये हम्म। था कि फिर मैंने ब्रांड्स के लिए, मीडिया के लिए बहुत काम किया।
फिर एक मन में एक विश हुई कि यार अब अपना खुद ब्रांड होना चाहिए और अपने खुद के कंज्यूमर्स होने चाहिए। सो गेम्स हम्म। टू विन इज दैट स्टोरी, जहाँ हमने हमारे प्रोडक्ट्स बनाए, हमने हमारी मार्केटिंग करी, और अब हमें जैसे ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग हमें साल हर महीने में हमारी गेम्स खेलते हैं। सो दैट इज अ कंप्लीशन ऑफ द लूप ऑफ शुरुआत टू सो फार। ओके। एक एक कर हम चर्चा करेंगे आपकी जर्नी की। सबसे पहले आपने जो बताया कि आपकी सॉक्स की जो बिजनेस थी उस दौरान आपने देखा कि किस तरीके से रेवोल्यूशन एक तरीके से आ गया, आपने इंटरनेट के महत्व को समझा और उसके बाद इंटरनेट की दुनिया से आपका ताल्लुक हुआ और उसको एक प्लेटफॉर्म बनाकर आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन क्या हम जनरली देखते हैं कि जब कुछ नया करने की हम शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में बहुत हिचक होती है कि क्या वो आगे जाके सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको उस वक़्त 1998 के करीब उस समय जब इंटरनेट बहुत ही शुरुआती दौर में था, आपको कैसे लगा कि अगर आप इस सेक्टर में जाते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल है तन्वी जी, और बहुत मुश्किल था। मुझे भी बहुत बार डाउट आता था। हर महीने में 10-20 दिन तो डाउट में बीतते थे। पर दो हुँ, तीन हुँ। चीजें थी जो बहुत माइंड चेंजिंग थी। जैसे गूगल सर्च था, मतलब उसकी जो पावर थी वो इतनी अपने सामने थी कि उसको डिनाई नहीं कर सकते थे। हुँ, ईमेल, हुँ। जिस तरह इंफॉर्मेशन प्राप्त होने लग गई, तो तब मुझे लगा कि अगर इसमें थोड़ी लोग अगर तपस्या करेंगे, इसमें थोड़ी पेशेंस रखेंगे, तो डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट होगी। एंड 98-99 में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम था इंडिया में, बिकॉज एक्सपेंसिव था, वो मोडेम्स आते थे। तो ये तो हर टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री रह चुकी है कि जब एक आती है टेक्नोलॉजी, फिर बेशुमार वो बढ़ जाती है। जब मैं शुरू हुआ तो मुझे कलर टीवी की याद आई कि कैसे छोटे छोटे घरों में, मतलब पहले रिच लोग रखते थे, अब सबके घर में हो गई। तो मुझे ये विश्वास जी। था कि टेक्नोलॉजी सब जगह पहुंच जाएगी। हुँ, हुँ। ओके। क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपको ये जो मोटिवेशन मिला उसके पीछे आपके फैमिली में खुद का बिज़नेस बैकग्राउंड रहा? यस एंड नो तन्वी जी। क्या हुँ, बिजनेस बैकग्राउंड में क्या होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ग्राउंड वर्क होता है जो हमारे साथ हमेशा रहता है कि भाई प्रॉफिट बनाओ, एक टाइप का बिजनेस करो। बट ये बड़ी न्यू चीज थी। मतलब सॉक्स हुँ, मेकिंग तो टेक्सटाइल बिजनेस है, इंटरनेट इज हाई टेक बिजनेस। तो मुझे काफ़ी चीज़ें खुद लर्न करनी पड़ी। गुड न्यूज़ ये था कि क्योंकि पूरी दुनिया ही साथ में लर्न कर रही थी, तो हम लोग पहले ही शुरुआत थे, पहले स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेट आप बोल सकते हैं। तो थोड़ी हुँ, मदद हुँ। भी मिली, थोड़ी इंटरनेट ने खुद हमको मदद करी। बिकॉज इंटरनेट है ही वैसा प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ कर आप समझ सकते हैं। हुँ। जी, आपने जो अपने बिज़नेस की शुरुआत की थी, उसमें शुरुआती दौर में आपने चाइना से अपने बिज़नेस की शुरुआत की। थोड़ा-सा उस जर्नी को भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि हाँ, हम भारत में रहते हैं और जब दूसरे देश की बात आती है, तो हमें काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि वहाँ बिज़नेस कैसे चल रहा होगा और साथ ही जब चाइना की बात आती है, तो मन में बहुत सारे सवाल भी रहते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरीके से आपने वहाँ पर बिज़नेस लर्निंग्स ली? बहुत बढ़िया सवाल फिर से तन्वी जी। क्या हुआ कि इंटरनेट का जो बूम आया 98-99 में, वो 2000 में बस्ट भी आ गया। तो हुँ, बहुत लोगों को तकलीफ हुई, 95% डॉट कॉम्स बंद हो गई। एक हमारा इन्वेस्टर था सॉफ्ट बैंक, बहुत ग्लोबली बहुत प्रसिद्ध है सॉफ्ट बैंक। जी। तो वो हमारे बहुत अर्ली इन्वेस्टर्स थे, तो उन्होंने हमारे आइडिया का पावर देखा, कॉन्टेस्ट विन का। उन्हें लगा कि ये आइडिया ग्लोबल है, इंडिया के सीमित नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने हमें बोला कि आप 1-2 कंट्रीज में आ जाओ। चाइना उन्होंने ऑफर किया। तो चाइना, जबकि आपका कहना सही है कि एलियन है, हमें कभी कभी उसके बारे में कुछ अलग टाइप के विचार आते हैं, बट हुँ, हुँ। पॉपुलेशन ज़बरदस्त थी, एकदम अडजॉइनिंग कंट्री थी। और जो मैंने रिसर्च करी, चाइनीज़ और इंडियन जो पॉपुलेशन की जो बिहेवियर थी, एशियन पॉपुलेशन थोड़ी सिमिलर थी। तो हमने एक हुँ, एक्सप्लोरेशन ट्रिप करी एंड हम लोग को शौक लगा कि वही ब्रांड्स, वही मेंटालिटी, वही कॉन्टेस्टिंग एंड प्रमोशन, वही मार्केटिंग का तरीका चल रहा था। तो जब सॉफ्ट बैंक जैसा पार्टनर ने हमें बोला कि भाई हम आपको फंड करेंगे, हम आपको हाउस, ऑफिस, स्टाफ दिलाएंगे, आप खाली अपनी टेक्नोलॉजी और आपकी आइडिया लेकर आ जाओ, तो बहुत जी। बड़ा सपोर्ट था। हुँ, है ना? हुँ। वैसे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया में बिजनेस इतना, एकदम हालत इतनी पतली हो गई थी कि हमें ऑप्शंस भी नहीं थे। तो हमने सोचा कि यार बंद करने से बेटर है कि वहीं पर एक ट्राई कर ले। सो कॉम्बिनेशन था सब चीज़ों का, एंड हमने एक तुक्का लगाया। हमने आधी हमारी कंपनी को प्लेन से भेज दिया चाइना, और बोले कि हुँ, आप वापस मत आना, या तो सक्सेस होना या बंद कर कर आना। तो एक ऐसी डेडलाइन देने से हुँ, भी ना हुँ। एकदम मन में वो ठोस विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो होगा।
जी सर, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे पॉज़ करूँगी। आप थोड़ा-सा या तो कैमरा को पीछे कर लीजिए बिकॉज़ आपके सिर और फ्रेम के बीच में ना मैं बिल्कुल समझ स्पेस नहीं रहा है। मैं हाँ, समझ 1 सेकंड ना मैम, इज़ दिस बेटर? हाँ, द 1 मिनट दिस आप इज़ इसको हाँ, हाँ, दिस इज़ बेटर हाँ, फाइन ठीक या है? ओके। शैल आई टेक इट अगेन और इट्स ओके? नहीं, नहीं मतलब यहाँ से फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं, फ्रेम वो सेट कर लूँगी। जी, बिल्कुल चाइना को लेकर जब बात आती है और नए बिज़नेस की शुरुआत किसी दूसरे देश से करने की अगर बात आए तो कहीं न कहीं कुछ मोटिवेशन तो बनाना पड़ता ही है और वहाँ पर आपने जिस तरीके से बताया कि अपने लोगों को मोटिवेट करना पड़ा आपको। जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं एक्चुअली हुँ, बहुत हुँ। जो हमारे जो स्टाफ थे, हमारे जो कॉलीग्स थे, उनको काफ़ी शॉक लगा क्योंकि हुँ, हुँ। चाइना कोई गया भी नहीं था। मतलब लोग यूएस, यूरोप तो जाते थे, तो उनको लगा कि भाई कैसे एडजस्ट होगा, कैसे हुँ, वहाँ काम होगा। बट हमने और हमारे इन्वेस्टर्स ने उन्हें सपोर्ट किया कि भाई इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेट्स ट्राई। एक एंटरप्रेन्योरशिप में तन्वी जी ट्राइंग की जो एक हमें एक आदत लग जाती है ना कि यार लगा लेते हैं तुक्का, जैसे बॉम्बे में बोलते हैं तुक्का लगा कर देखते हैं क्या होता है। हुँ, एक 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 मेंटालिटी होती है कि यार व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग, एक बार जाकर देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो एक आप समझिए एक्सपेरिमेंट के तौर से हमने इस काम को चालू किया। और मेरा बैकग्राउंड शुरू से यही था, जो मैंने मेरी साइट भी चालू करी तो वो एक्सपेरिमेंट ही था। जब मोबाइल हुँ। चालू किया तो एक्सपेरिमेंट था। तो जब कल्चर आपका और यंग एंटरप्रेन्योर्स का ये हो जाता है कि व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग, क्या होगा यार, एट द मोस्ट फेल हो जाएंगे, तब काफी चीजें सामने आ जाती हैं। ओके। सर जब हम बात कर रहे थे तो इस दौरान हमें ये भी समझ में आया कि जब 2 अलग-अलग तरह के कंट्रीज़ में अगर हम जॉब करते हैं या अलग-अलग तरह के प्लेसेस में अगर हम वर्क करते हैं तो वहाँ की कल्चर में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जब आप चाइना से क्योंकि इंडिया से आप चाइना गए थे, तो चाइना में आपने कल्चरली क्या डिफरेंस देखा? क्या वहाँ आपको वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो आपको लगा कि वो कंड्यूसिव था बिज़नेस के लिए? और वहाँ से क्या आपको लर्निंग मिली जिसके ज़रिए आपको लगता है कि इंडिया के जो पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स है वो सीख सकते हैं, वो भी लर्न कर सकते हैं और उसमें अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। करेक्ट। बहुत एक कल्चर शॉक था इंडिया में। हुँ, जो मैं पहले तो मैं अपनी कंट्री की एकदम मेजर एडवांटेजेस की बात करूंगा, चाइना तो है ही जी। बहुत अच्छा देश, कि जो हमारी फ्रीडम है, जो हमें बात करने की, जो हाउ वी कैन टॉक, कैसे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सब जब मैंने वहां पर देखी कि रिस्ट्रिक्शन जो हैं, तो मुझे लगा कि जो कंट्री है और हमारी कंट्री में बहुत फर्क है। अब हुँ, जब हमने काम चालू किया तो एक चीज मैंने जो बहुत देखी कि लोगों की जो डिसिप्लिन थी, जब वो काम करते हैं तो 100% काम करते हैं, जब वो ऑफिस से निकल जाते हैं तो 100% ऑफिस से निकल जाते हैं। थोड़ी जो कैजुअलनेस थी या जो थोड़ा सा जो हमें, आई थिंक हम लोग इतनी चीज़ों में बिजी रहते हैं, इतनी चीज़ों में हम लोग कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि 98 99 2000 में ना, जब हुँ, टेक्नोलॉजी वर्कर्स, जिसको नॉलेज वर्कर्स बोलते थे, तो जी। उनको फोकस दिलाना बड़ा मुश्किल होता था बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत इजी हो जाते हैं। आज भी आप देखिए सोशल मीडिया में एक सेकंड में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वहां पर हमने ये देखा कि जब लोगों को एक टास्क दिया जाए तो वो हंड्रेड हुँ, परसेंट उसमें अटेंशन करते हैं। सेकेंडली एक आई थिंक जो गवर्नमेंट ने उस टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर चालू किया था चाइना में, हर कंट्री, हर सिटी, हर विलेज में इंटरनेट था, पावरफुल नेटवर्क्स थे, बैंडविड्थ बहुत स्ट्रांग था। तो जो बैकएंड था वो इतना तगड़ा था कि हमें हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये सोच कर कि भाई ये लोग इंटरनेट पर आ सकते हैं कि नहीं। तो वहाँ का जो वो कॉम्बिनेशन था, स्टेट स्पॉन्सर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसिप्लिन ऑफ पीपल, वो बड़ा अच्छा था। टेक्नोलॉजी में मैं बोलूँगा कि हम लोग सिमिलर थे। जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, जो उनकी टेक्नोलॉजी, दैट वाज सेम। एक हुँ, एडवांटेज तो हमारा बहुत था और है, वो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल है। क्योंकि जब हम वहाँ पर गए और हमने ब्रांड से बात करी, तो हुँ, ब्रांड्स नेशनल ब्रांड्स ही थे जो हम इंडिया में बात करते थे, सेम यूनिलीवर, कोलगेट, एमटीवी। तो वहां पर उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि इंडियंस इतनी फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि उन्हें लगता था कि हम लोग यूएस या यूरोप में रहकर आए हुए हैं। जब हमने हुँ, बोला हुँ। कि हम तो बॉम्बे वाले हैं, दे वर वेरी हैप्पी। तो वो हमारा एक एज था कि भाई हुँ, हमारी स्पीकिंग और मल्टी लिंगुअल स्किल्स जो है इंडिया की, वो बहुत बिजनेस में फायदा करती हैं। जी। ये तो तब आपने देखा उस दौरान आपको क्या एज मिला लेकिन हम ये जानना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि अभी भी इंडिया में इस सेक्टर में और ग्रोथ की संभावना है, उसमें क्या कुछ इम्प्रूव करना चाहिए? हमारे इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को या एंटरप्रेन्योर्स को उसमें क्या बिल्डअप करना चाहिए?
बहुत अच्छा सवाल है तन्वी जी। अब जो जमाना है उसमें जो इंटरनेट की जो से इंटरनेट तो सब जगह पहुंच गया है, तो अब कोई उसमें हम्म। प्रॉब्लम। आई थिंक रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो डीप फोकस है, जो वहाँ की हम्म। कंपनीज ने एक एक चीज को चुन चुन कर उन्होंने फोकस किया है। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप खाली फोन से एक पिक्चर निकालिए और वो उनको आप भेजिए। उनकी जो बैक एंड है वो इतनी तगड़ी है, वो इमीजिएटली वो समझ जाते हैं कौन सी गाड़ी है, कौन सा बम्पर है, इसका क्या हम्म। डैमेज हो सकता है, और आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपको पैसे भी उनको दे देते हैं, आपको रिफंड के, इंश्योरेंस के। तो अब ये जो बैकएंड है ये हम लोग तो कर ही सकते हैं, खाली इसमें एक फोकस करना पड़ेगा कि भाई एवरी इंडस्ट्री में जो जो प्रॉब्लम्स हैं या जो जो चीज़ें कंज्यूमर्स को अभी भी स्लो डाउन कर रही हैं, वो हम कैसे इन्वेंट कर सकते हैं। और इस काइंड ऑफ कंज्यूमर फोकस, या हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, उसमें वो बहुत आगे बढ़ गए हैं हमारे से। तो आई फील कि जो इंटरनेट की जो अब जो वेव आएगी, वो एक इंडस्ट्रियल इंटरनेट की वेव आएगी, जहां हम्म। पर लोग रियल डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एंड सेकेंडली, जो हम लोग बोलते हैं ना, मशीन लर्निंग, एआई, वर्ड्स अच्छे हैं, बट हमारी जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ऑल लिंक टू इंटरनेट, उन उसकी जो एप्लीकेशंस है वो भी हमें अब लानी चाहिए हमारी कंट्री के एंटरप्रेन्योरल ड्राइव में। जी, बिल्कुल, आपसे बात करके मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स हमारे इस इंटरव्यू को देखेंगे, उन्हें एक पर्सपेक्टिव ज़रूर मिलेगा कि आगे किन तरह के बिज़नेस में संभावना बनती है, और इसीलिए आप ना केवल एक सीरियल डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि एक मेंटर भी हैं, क्योंकि आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म पर आपने एज़ अ गेस्ट स्पीकर भी बात की है, कॉन्फ्रेंसेज़ में पार्टिसिपेट किया है, और वहाँ से आप जो सीख के आते हैं, वो लोगों को इम्पार्ट करते हैं। तो उसके साथ ही यहाँ पर मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि आप एक अविड राइटर भी हैं, आपकी बुक्स भी आ चुकी है। आपने शुरुआत में एक बुक का ज़िक्र किया, और दूसरी किताब जो मेरे पास है, जो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगी, ये किताब आपकी अभी दिसंबर 2023 में ही आई है। बुक का टाइटल है गेटिंग ड्रेस्ड एंड पार्किंग कार्स। ये टाइटल ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपकी जर्नी के बारे में भी बताती है। साथ ही बहुत कुछ इसमें है, मैंने बुक को ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। बुक में हर चैप्टर के बाद आपने कुछ ना कुछ लर्निंग्स भी बताई है, क्या सीखना चाहिए और उससे क्या सीख मिलेगी, क्या हम आगे कर सकते हैं, वो आपने बताया है। थोड़ा-सा बुक के बारे में जानेंगे, और बुक के कुछ चैप्टर्स पर भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। अच्छा, तो तन्वी जी, जो चैप्टर जो बुक का टाइटल है, गेटिंग ड्रेस्ड हुँ, एंड पार्किंग कार्स, बड़ा एक विचित्र टाइटल है। लोग काफी मुझे पूछते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब मैंने गेम्स हुँ, टू इट कंपनी, जो मेरी फोर्थ कंपनी है, चालू की, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि किस टाइप के गेम्स बनाए जाएं, कौन से हुँ, जॉनर्स में फोकस करें, क्योंकि गेमिंग तो बहुत वास्ट है। तब एक चांस समझिए, समझिए आपकी कोइंसिडेंस समझिए, मेरी दोनों डॉटर्स थी, वो बड़ी हो रही थी, तो उनके हुँ, रूम तो क्लीन हो रहे थे, वो चैप्टर भी है उस बुक में, लकीस्ट स्प्रिंग क्लीनिंग इन द वर्ल्ड। तो उसमें मैंने जी, उनकी डॉल्स देखे, जैसे डॉल्स के साथ खेलते थे, और मैंने मेरी पुरानी डिंकी कार्स देखी, जो छोटी टॉय कार्स थी। और जी, जब मैंने वो देखा तो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि यार ये भी टॉयज ही हैं, बट गेम्स होते हैं। मतलब जब हम टॉय हुँ, रखते हैं तो हम मेंटली गेम ही खेलते हैं। तो मेरे मन में हुआ कि अगर डॉल्स एंड कार्स के ऊपर गेम्स बनाए जाएं, तो ये हुँ, एवरग्रीन हो सकते हैं, ये हमेशा पॉपुलर रहेंगे, क्योंकि सालों से ये डॉल्स एंड कार्स चलती आ रही हैं। एक बारबी कंपनी और जो हॉट व्हील्स है उसके बारे में भी मैंने रिसर्च की। तो हुँ, गेटिंग ड्रेस्ड इज अबाउट ड्रेसअप गेम्स, जो डॉल गेम्स हैं, एंड हुँ। पार्किंग कार्स है कार गेम्स के बारे में। तो ये इस टाइटल का मतलब है कि हम लोगों की स्पेशलिटी है ड्रेसिंग, ड्रेसअप और कार गेम्स बनाने की हमारी कंपनी में। जी। ये जो पार्किंग कार्ड्स है, इसको लेकर भी एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली है कि यूएस में काफ़ी ये पॉपुलर हुआ, वहाँ पर लोगों ने इसे एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ देखा। वो क्या था, वो भी हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। बिल्कुल। एंड ये मैं फिर ये बोलूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो सबसे स्वीट जो मजा आता है ना, वो ये होता है कि आप जब कुछ चीज चालू करते हैं, आपको लगता हुँ, है कि यार ये चीज सही होगी, उसकी जो कंज्यूमर स्पिन आती है वो कभी कभी आपको भी सरप्राइज ले कर देती है। जी। हमने पार्किंग कार्स करी कि भाई, हमने देखा बच्चे लोग गाड़ियों को पार्क करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो हमने रेगुलर पार्किंग कार्स के गेम्स या पार्किंग गेम्स बनाए। एक हमारी जो गेम है, जो मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ, पार्किंग फ्रेंजी, तो उस हुँ,
गेम इतना सडनली पॉपुलर हो गया यूएस में, और वो एक्चुअली नंबर वन गेम हो गया आईट्यून स्टोर पर, जो बहुत ही इम्पॉसिबल है। मतलब आप मार्केटिंग भी करें तो नहीं हो सकती है वो पोजीशन। ओके। एंड जब हमने उसके बारे में सोचा या देखा कि भाई क्या इस गेम के बारे में, व्हाट इज मेकिंग पीपल प्ले दिस गेम, तब हम्म। समझ में आया कि वो लोग गेम को अपनी लाइसेंस टेस्ट को क्रैक करने में या लाइसेंस टेस्ट को पाने में वो गेम को लर्निंग की तरह यूज करते हैं। एंड स्पेशली यंग गर्ल्स, सी यूएस में आपको 16 साल में लाइसेंस मिल जाता है। तो हम्म। यंग गर्ल्स, ट्वीन गर्ल्स, वो गेम को खेल रही थी, एक एक लेवल को खेलकर वो समझ रही थी कि भाई ऐसे पैरेलल पार्किंग होती है, ऐसे सामने पार्किंग होती है। एंड फिर वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे कि देखो अब हमें एक गेम के थ्रू हमें हमारा लाइसेंस टेस्ट मिल जाएगा, और लोगों को जी। मिला। तो जब उन्होंने शेयर किया तो इस कारण ये गेम बहुत ही पॉपुलर हो चुका। जी। जो बुक की पहली चैप्टर है वो है नेति नेति, और ये मुझे सबसे पहले मतलब पहले चैप्टर जो कहते हैं ना, जो फर्स्ट लुक आपको बुक का मिलता है वही अट्रैक्ट कर लेता है, तो फिर फटाफट बुक भी फिनिश हो जाती है। पहले चैप्टर में ही आपने बताया है कि व्हाट मतलब वी शुड मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट वी डोंट वांट टू डू, जो हमें नहीं करना है उसके बारे में हम एक लिस्ट अगर बना देंगे तो हमें शॉर्ट लिस्ट करने में आसानी होगी कि हम क्या करना चाहते हैं। किस तरीके से आपने अपने इसको लाइफ में इम्बाइब किया, और किस तरीके से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकेंगे? करेक्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डीप फिलॉसफी, अपनी संस्कृत फिलॉसफी है, वर्ड्स भी नेति नेति। इंग्लिश में बताऊंगा, नॉट दिस नॉट दैट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग लाइफ में गुजरते, जैसे हम मच्योर होते हैं, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस, पीपल, सब चीज़ें हमें याद रहती हैं, और हमें ये हम्म। समझ में आ जाता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, ये टाइप का काम हम्म। नहीं करना, इन टाइप के लोगों से नहीं मिलना, इन टाइप के लोगों को हमें फ्रेंड्स ही बनाना, एम्प्लॉय नहीं करना। तो हम्म। जब एक इसके ऊपर अगर गौर करें और बोलें कि भाई ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये अच्छा नहीं लगता है, तो बड़ी क्लैरिटी आ जाती है। मेरी लाइफ में जब मैंने देखा भाई अब मैं एडवर्टाइजिंग का काम इतना नहीं करूंगा, मैं ब्रांड्स की सेवा नहीं करूंगा, मैं मीडिया के पीछे नहीं भागूंगा। तो जब मैंने नीति नीति अप्लाई करी तो मुझे क्लैरिटी आई कि भाई ये सब मैं नहीं करूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, और वो मुझे दिखा। तो मैंने बुक में लिखा है कि भाई मेकिंग अ ब्लैक लिस्ट यू कैन मेक अ हम्म। वाइट लिस्ट। मोस्टली क्या होती है प्रॉब्लम कि लोग एक विश लिस्ट बना देते हैं, मुझे ये जी। करना है, मुझे ये करना है, मुझे, वो सही है। बट जब आपने एक्सक्लूजन्स नहीं किए अपने लाइफ में तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो बुक के जो चैप्टर में जो आपने पढ़ा, मैंने कहा हम्म। भाई जैसे मैं एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट है तो बड़ा वास्ट, बट जहां जहां जब मैंने ट्राई किया तो उसमें मोनेटाइजेशन जिसको बोलते हैं रेवेन्यू और पोटेंशियल लो है। मैं नहीं बोलूंगा नहीं है, बट यूएस हम्म। मार्केट में बहुत पैसे बनते हैं, इसलिए हमारी आईटी सेक्टर यूएस फोकस्ड है। तो मैंने एक नीति नीति करी कि मैं इंडिया से बनाऊंगा, बट इंडिया के लिए ही नहीं बनाऊंगा। इसी तरह मैंने और दो चार प्रिंसिपल्स बनाए, एंड उस तरीके से मैंने मेरा बिजनेस मॉडल चालू किया। जी। साल की शुरुआत हुई है, नए साल की शुरुआत हुई है, और ऐसे में आपने जब विश लिस्ट की बात की तो सबसे पहला काम सभी लोग करते हैं वो यही है कि वो एक विश लिस्ट बनाते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, और पूरी अपने मतलब पूरे साल का वो अपना ब्यौरा तैयार कर लेते हैं, और हर बार वो वहीं फेल करते हैं। तो शायद इस बार कुछ नया हम कर सकते हैं, आपने जिस तरीके से बताया नेति नेति हम ट्राई कर सकते हैं, नॉट दिस नॉट दैट, और उसके बाद ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस दौरान मिल जाए और आप अपने करियर में आगे बढ़ सके। सर यहाँ पर आपने जो बताया कि इंडियन मार्केट आप सेंट्रिक नहीं है, आप फोकस करते हैं यूएस मार्केट में, क्या इंडियन मार्केट को और अभी डेवलप होने की जरूरत है, उसमें क्या संभावनाएं बन सकती हैं ताकि बनाए भी हम यहाँ और बेचे भी यहाँ, मतलब बायर्स और कंज्यूमर सभी यहीं पे हो, सही है, सेलर्स और कंज्यूमर्स? जी। सही है। एक्चुअली वो आपका कहना सही है, जो बायर्स हैं वो तो बहुत ही ऑलमोस्ट लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड नाउ। तो जी। बाइंग बायर्स या कंज्यूमर्स की कोई कमी नहीं है अभी, क्योंकि हम्म। हमारी जीडीपी लो है, पर अपना पर हेड जीडीपी, हमारी हम्म। इकोनॉमी अभी भी एक, हमने हम तन्वी जी हम लोग एग्रेरियन सोसाइटी से अभी मैन्युफैक्चर, डेवलप कर। हाँ। तो हम्म। जब हमारी इनकम लेवल्स अभी भी लो हैं, तो हम्म। कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर अभी भी इवॉल्व हो रही है। अब क्या हम्म। होता है कि कुछ टाइप की कंपनी, जैसे हमारी हमारी कंपनीज, हम स्टार्टअप होते हैं, हमारे पास इनफाइनाइट पेशेंस, इनफाइनाइट टाइम नहीं होता। तो हमें जल्दी से हमारी बिजनेस मॉडल को सक्सेस करना पड़ता है, पैसे बनाने पड़ते हैं, इन्वेस्टर्स को पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं, और फिर उसके हम्म। बाद
जो भी करना हम कर सकते हैं हमारी कंपनी के साथ। तो इस चक्कर में यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट में बहुत क्विक रिटर्न्स मिलते हैं। इंडिया में ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि एक मॉडल, कोई भी मॉडल जो अगर आपके पास मैस मार्केट का मॉडल हो जहाँ हम्म। सब लोग ही उस चीज़ को यूज़ करें, तब आप लो मार्जिन में भी जीत सकते हैं। बट जब नीश प्रोडक्ट्स होती हैं, गेमिंग, अब तन्वी जी अब धीरे धीरे इंडिया में एक्सेप्ट हो रहा है। इंडिया में पॉपुलर हो रहा है जी। हाँ, अभी भी पेरेंट्स सब बोलते हैं मत खेलो, मोबाइल को कम यूज कियो करो। तो हम्म। उस चक्कर में जब कंजम्पशन लो होता है, तब अगर आपकी रेवेन्यू भी लो है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ब्रेक इवन करना। जी। तो इसलिए मुझे जी। लगता है कि इसीलिए मुझे लगता है कि हम्म। इंडियन मॉडल को क्रैक करने के लिए आपको या तो बड़ा वॉल्यूम गेम खेलना हो, या आपको बड़ा हम्म। पेशेंस का गेम खेलना होता है। जी। तो यहाँ पर जो हमारे न्यू मतलब बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं उनको ये मार्केट का जो मार्केट और प्रोडक्ट मिक्स है वो देखना पड़ेगा कि लोगों को क्या चाहिए, आप उन्हें क्या दे सकते हैं। वो दोनों का जब तक फिट नहीं बैठेगा आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने एक अपने इंडियन कह सकते हैं इंडियन इंडिया में जो जर्नी आपकी रही इंडियन आइडल को लेकर, उसके बारे में आपने चर्चा की। उसके अलावा आप एमटीवी प्लेटफॉर्म पर भी दिखे, साथ ही आपने एक कॉमिक शो भी किया था। इन सभी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम जानना चाहेंगे। हाँ जी। अभी एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी एक हॉट हम्म। टॉपिक हो गई है। जब लोग सक्सीड हुए, जब लोगों को लगा कि जॉब और प्रोफेशन के अलावा हम खुद अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप एक इस्टेब्लिश्ड एक बिजनेस मॉडल छोड़िए, एक पर्सनल करियर बन चुका है। तो जब ये मेन स्ट्रीम में आया, एंड मुझे लगा कि लोगों को ये इनकरेजमेंट देना चाहिए कि यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। पहले एक जमाने में ये थिंकिंग होती थी कि बिजनेस फैमिली लोग बिजनेस करते हैं, भाई हम तो, हम्म। हमारे जो फोर फादर्स हैं वो सैलरीड हैं। अब वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो नए जो एंटरप्रेन्योर्स आप देखेंगे इंडिया के, वो सब टाइप के लोग हैं। तो इसके लिए हम्म। दो तीन शोज हुए कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप को, मतलब टू प्रेजेंट एंटरप्रेन्योरशिप लाइक अ ग्रैंड आइडिया, उसके ऊपर था। तो जो एमटीवी का शो था उसमें ये था कि लोग आते थे, पिच करते थे, हम उसको इवेल्युएट करते थे। ये जो हम्म। कॉमेडी शो भी यही था कि भाई तो उसमें एक बड़ा सी एक फन फ्लेवर था कि भाई स्टार्टअप जो होते हैं उसमें हम्म। अलग टाइप के फाउंडर्स होते हैं। तो इसका मतलब, तो ये जो शोज जो किए वो ये एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करने के लिए थे, हम्म। ताकि लोगों को लगे। और जो मैच प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लोग अभी यूथ काफी एमटीवी को देखते हैं, यूथ कॉमेडी को देखते हैं। तो मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि कैसे मैं लोगों को इनकरेज करूं कि भाई ट्राई तो करो एंटरप्रेन्योरशिप। इतनी हम्म। सारी करियर्स ऑप्शन है इंडिया में, अब नौकरी की तो किसी को कमी नहीं होने वाली है। इंडिया में यू विल ऑलवेज गेट अ जॉब। बट अगर आप एक दो ट्राई करो भाई अपने खुद के काम करने से, तो कुछ हो सकता है। एंड उस को करने के लिए जो कितने टूल्स और क्या क्या चीजें याद रखनी थी या रखनी चाहिए, वो इन शोज में हमने काफी क्लियरली बताया। जी। कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि एक वेव सा भी आ गया है। लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ़ जो 9 टू 5 जॉब कर रहे थे, सिर्फ़ उस जॉब से काम नहीं चलेगा, दे शुड हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एज़ वेल। तो उसके कारण हम देखते हैं कि मार्केट में भी काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। बहुत सारे लोग अपने नए स्टार्टअप्स, बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं। तो एक शिफ्ट तो माइंडसेट में आ ही रहा है। साथ ही आप जिस तरह के शोज़ में आप लोग जैसे एक्सपर्ट्स रहते हैं, जब वो गाइड करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेट होते हैं। इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इस वक्त इंडियन एंटरप्रेन्योर जो अभी नए अपने जर्नी की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या कुछ बिजनेस वो खड़ा करना चाहते हैं, उनको लेकर आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? करेक्ट। मैं दो या तीन चीज बहुत जरूरी बोलूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मार्केट में ये हम्म। बातें ज्यादा लोग नहीं बात कर रहे हैं। पहली चीज है प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, हम्म। हर बिजनेस को प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। ये मैं डेफिनेटली मानता हूँ। मेरी बिजनेसेस में हम पैसे लेते हैं वीसी से और वेंचर कैपिटल से, उसको इन्वेस्ट कर कर एक बिजनेस को एक लेवल में लाते हैं ताकि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल बन जाए। हम्म। अगर एंटरप्रेनर ये चीज भूल जाए कि भाई मुझे कभी भी प्रॉफिट बनाना है या बनाना पड़ेगा, तो बिजनेस लॉस कर कर करना फिर उसमें काफी नुकसान होकर बिजनेस की खतरा है। तो एक, टू कीप प्रॉफिटेबिलिटी टॉप ऑफ माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म। सेकेंडली, जो स्केल एक एक नशा होता है आज के जमाने में कि मेरे को जीरो टू हीरो बनना है, मुझे 0 to 100 एक दो साल में पहुंचना है। हम्म। जरूर पहुंचिए, बट उसके लिए अननेचुरल चीजें मत करिए। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग में लोग 50 60 70% अपना फंड खर्च कर देते हैं।
अब पता लगता है कि जब मार्केटिंग बंद किया तो सब डिमांड बंद हो गई। तो जी एक जो ऑर्गेनिक बिजनेस की जो मोमेंटम होती है, बिजनेस अगर आप अच्छा करें तो अपने आप भी लोग आपके बिजनेस को यूज करने के लिए आएंगे, जो भी आप बनाएंगे। तो थोड़ा ऑर्गेनिक के ऊपर ध्यान दीजिए और प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। ये मैं डेफिनेटली जोर जोर से बोलूंगा। जी। आपने भी अपनी जर्नी के दौरान काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे। बहुत बार तो हर्डल्स आए होंगे क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आपने देखी होगी। उन प्रॉब्लम्स की क्या कुछ लर्निंग्स रही? अगर 1-2 लर्निंग्स हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए तो उन्हें हेल्पफुल हो सकता है। और एक तो ना हुँ, टेक्नोलॉजी आज की डेट में हुँ, इंटरनेट के बगैर कुछ होने वाला नहीं है, हर चीज में हुँ। टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का नेचर ही ये है कि आपको सरप्राइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने मेरी बुक में लिखी है, इस नई बुक में, कि भाई एक एक टाइम ऐसा आया जब हमारी सब गेम्स को सब चोरी हो गए, क्योंकि जी, जी। थेफ्ट सब होता है, पायरेसी बहुत रैम्पेंट है। अब एक हुँ, इतना बड़ा धक्का लगा कि यार हमने इतना मेहनत से गेम्स बनाए, इतनी प्रॉफिटेबल बनी कंपनी, और चोरी हो गई। पर फिर उसी बुक में मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर नेगेटिव माइंड फ्रेम से अगर आप काम करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इन इंटरनेट, इन 2024 आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ूंगा। तो फिर हमने उसी चोरी की जो प्रॉब्लम थी, या चोर की जो पायरेसी की जो प्रॉब्लम थी, उसको हमने हमारे लिए कैसे यूटिलाइज किया, वो बुक में एक्सप्लेन्ड है, इनविजी एड्स के चैप्टर में। जो जी। सेकंड प्रॉब्लम जो हो रही है कि भाई ऑब्सोल थिंग्स ऑब्सोल्यूट बहुत जल्दी हो जाती है। फॉर हुँ, एग्जाम्पल मैं बताऊं, पहले आपको याद नहीं होगा तन्वी जी, आप बहुत यंग हैं, जो एक फोन्स होते थे, टेलीफोन बूथ होता था पहले इंडिया में, बहुत पुराना एसटीडी बूथ होते थे। फिर छोटे बड़े बड़े शहरों में ना एक बड़े फैंसी ऐसे बूथ्स लगे। अब वो कंपनियों ने जिन्होंने चालू किया वो बहुत अच्छी फंड भी हो गई, क्योंकि उसके सामने एक टीवी होता था, एक बिजनेस मॉडल था। और एक दिन जब मोबाइल फोन आया वो बंद हो गई। कहने का मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी में जब काम करेंगे इंटरनेट में, तो ये आपको हमेशा रहना पड़ेगा, माइंड में रहना पड़ेगा कि भाई मैं ओवरनाइट ऑब्सोलीट हो सकता हूँ। तो हुँ, हुँ। उसको प्रिवेंट तो आप कर नहीं सकते, बट उसके लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। एंड वो अगर आपके पास माइंडसेट है कि नो प्रॉब्लम, ये ऑब्सोल्यूट होगा तो मेरे पास, मैं न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करूंगा, देन यू विल बी फाइन। तो ये टू थिंग्स आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। जी। बिल्कुल आपने जो कहा बहुत बार लोग के मन में ये रहता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो अनसक्सेसफुल हो सकता है या काम नहीं करेगा। लेकिन जब तक वो उसे ट्राई नहीं करेंगे तो बिल्कुल वो तो बिना किए हुए वो अनसक्सेसफुल हो जाएँगे। इसलिए ट्राई करना ज़रूर बनता है। साथ ही आपको ट्रेंड के साथ थोड़ा तो चलना पड़ेगा बिकॉज़ समय जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आज हम देख रहे हैं कि एआई आ रहा है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम कहीं रोक नहीं सकते हैं। तो आपको भी अपने पेस को उसके साथ मैच करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम अपने व्यूअर्स के लिए ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी बिजनेस में। लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड उससे रिलेटेड ना हो तो क्या वो बिजनेस की ओर आगे बढ़ने के बारे में उन्हें सोचना पड़ेगा या वो तब भी अपनी एक सफल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बीकॉम हूँ तन्वी जी, ना तो मैं इंजीनियर हूँ, ना मैंने आईटी सीखी है। मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी में अगर आप आईटी कंपनी या इंटरनेट कंपनी चालू करेंगे, उसमें 2 या 3 को फाउंडर्स या पार्टनर्स होने जरूरी है। अगर हम्म। आपका बैकग्राउंड बिजनेस है, आर्ट्स है, कुछ हम्म। भी हो, आप अपनी स्पेशलिटी में माहिर होइए, सेल्स में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में। आप अगर लाइक माइंडेड अगर इंडिविजुअल को लेकर आएंगे अपनी कंपनी में, एज को फाउंडर, पार्टनर, टेक्नोलॉजी पार्टनर, सीटीओ जिसको बोलते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, हंड्रेड हम्म। परसेंट सक्सेस होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, स्टीव जॉब्स को कोई टेक्नोलॉजी नहीं पता थी, उन्होंने एप्पल खड़ा कर दिया। तो जब वो कर सकते हैं तो कोई क्यों नहीं कर सकता है। एज लॉन्ग एज आपको ये समझ में आ जाए कि भाई 2-3 लोग तो चाहिएंगे अलग अलग फंक्शंस के लिए, और उनको आप साथ में अगर लेकर चलेंगे, यू कैन डू एनीथिंग। जी। अकेले तो ऐसे भी पहुँचना बिज़नेस में किसी गोल तक बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आपकी टीम अगर अच्छी हो, आप उसका सिलेक्शन सही तरीके से कर लें, तो सभी मिलकर एक जो डिज़ायर्ड गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ पाएँगे। बिल्कुल यहाँ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप ना केवल बिज़नेस की ओर इंक्लाइंड हैं बल्कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी आपका जो इंटरेस्ट है वो नज़र आता है। आप आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर हैं, साथ ही आपने बहुत सारे इसके प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को कराए हैं। थोड़े से उस जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे किस तरीके से आपका इंक्लिनेशन हुआ और उसने आपको कैसे डेवलप किया? करेक्ट।
ये इंडिया की गिफ्ट है स्पिरिचुअलिटी, जो अपने को जो अवेयरनेस है कि भाई हम्म। मटेरियल लाइफ के अलावा एक और लाइफ है अपने साथ, जिससे काफी हमें कोलैबोरेशन हो सकता है। देखिए आज की डेट में स्ट्रेस, बर्नआउट जिसको बोलते हैं, एंजाइटी, इट इज कॉमन प्लेस, आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करेंगे तो तीन, अगर आपको एकदम ट्रैफिक जैम्स मिल गए तो आपको एंजाइटी हो जाएगी। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी तो बहुत बड़ा टर्म है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, इनको अगर आप समझ सके और इनको आप अपने साथ ले सकें तो दे कैन बिकम वेरी गुड टूल्स। भाई एक्सरसाइज करना और अच्छा खाना खाना तो इम्पोर्टेंट है, इसके साथ आप अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को, अपने माइंड को अगर आप नरिश करें साथ में, तो वो इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी भी होंगे और आप बर्नआउट नहीं होंगे। तो इसके लिए हम्म। तन्वी जी मैंने बहुत शुरू में समझ लिया कि जो मेरा काम है वो इतना स्ट्रेसफुल है, इतना अनप्रिडिक्टेबल है। सी स्ट्रेस के अलावा ना, यू डोंट नो कल क्या होगा, कल ये जी। टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे मेरे को एक पिलर चाहिए था जिसपे मैं लीन कर सकूं, और वो पिलर था स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन। तो पहले मैंने 10-15 साल मेडिटेशन टेक्निक सीखी, आर्ट ऑफ लिविंग की। और फिर जब मुझे इतना फायदा हुआ, मैं काम हो गया, मेरे को बहुत इंट्यूशन चालू हो गए, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गई, तब मैंने सोचा कि भाई मैं इसको टीच भी करूँगा। और अब लगभग 7-8 ईयर्स से मैं एंड मेरी वाइफ या टीचर्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, तो हमारे हम्म। 700 स्टूडेंट्स अभी तक ग्रेजुएट हो चुके हैं। जी। यहाँ पर एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जब हम बात करते हैं, एक तरफ जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमें काफी एस्पिरेशनल रहना होता है, कॉम्पिटिटिव रहना होता है। दूसरी तरफ अगर हम मेडिटेशन और इसकी बात करते हैं तो ग्राउंडेड रहना होता है, आपको चीजों को एब्जॉर्ब करने की उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। ये दोनों एक्सट्रीम को बैलेंस करना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। किस तरीके से वो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं? एक्सेलेंट क्वेश्चन। इसमें ना एक कंफ्यूजन होता है लोगों को कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सब चीज त्याग जाना, हम्म। हिमालय में भाग जाना। इट इज ऑपोजिट। स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है कि आपको एक ग्राउंडिंग मिल जाती है, आपको एक एनर्जी मिलती है जिससे आप और आगे बढ़ सकें। एक मैं बताऊंगा तन्वी जी, जो भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं यूएस के, जेफ हम्म। बीजोस, हेज फंड वाले, स्टीव जॉब्स, ये सब डीप मेडिटेटर्स रह चुके हैं। उन्होंने बार बार जी। पब्लिकली बोला है कि मेडिटेशन से उनकी और एनर्जी बढ़ गई और कैपेबिलिटी बढ़ गई। तो बैलेंस का मतलब यही होता है कि भाई जैसे हम स्लीप करते हैं, जैसे हम अच्छा खाना खाते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन एक और चीज है जो आपकी लाइफ में अगर आ गई, जितनी जल्दी आ गई, उससे आपको और फायदा होता है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो हम्म। इट इज ए इनेबलर, नॉट ए डिसेबलर। तो इससे आपको बहुत एंड ये कोई, अगर आपका, जैसे हम लोग अलग अलग प्रोफेशंस चुनते हैं, हमारे अलग अलग रोल्स होते हैं लाइफ में। पहले पहले चाइल्ड, फिर स्टूडेंट, फिर अडल्ट, फिर पेरेंट, फिर ग्रैंड पेरेंट। तो ये सब रोल्स आपको बहुत इजीली आप निभा पाते हैं जब आप स्पिरिचुअलिटी में या कम से कम मेडिटेशन की बेसिक्स को समझ लें। जी। आलोक जी, एज एन इन्वेस्टर हम आपको समझना चाहेंगे, क्या जो नए स्टार्टअप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं वो आपके पास कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आप एक बिजनेस में क्या देखते हैं जिसके जरिए आपको लगता है कि इसमें पैसा लगाया जा सकता है या इसमें ग्रोथ की संभावना है? बहुत सिंपल। मेरी ईमेल आईडीज, लिंक्डइन, फेसबुक सब पब्लिक है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रीच कर सकता है। मैं क्या हम्म। देखता हूँ, तीन चीज़ों पर बहुत मैं फोकस करता हूँ। एक तो एंटरप्रेन्योर स्टैमिना, मैं वर्ड यूज करता हूँ, एंटरप्रेन्योर स्टैमिना, एंटरप्रेन्योर ग्रिट, कि भाई ये जो पर्सन है वो कितना कितना सीरियस है। मैं कुछ ट्रिक्स भी करता हूँ तन्वी जी। फॉर एग्जाम्पल कोई लिखेगा तो मैं कुछ उल्टा टाइप का जवाब दे दूंगा, मैं कुछ कभी जवाब नहीं दूंगा, कुछ मैं एकदम हम्म। वियर्ड टाइप का रिप्लाई दूंगा। तो मैं ये देखता हूँ कि भाई ये जो पर्सन है, ये मैंने रिवील कर दी टिप मेरी, बट वो बात ये देखता हूँ कि भाई इनकी रेजिस्टेंस कितनी है, इनका ईगो कितना बड़ा है और इनकी कमिटमेंट कितनी बड़ी। हम्म। सेकंड चीज, जैसे मैंने पहली दो चीजों के बारे में बात करी, कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में इन्होंने सोचा है कि उसको बाद में, कि भाई हम बोलेंगे हाँ हाँ वो तो हम बाद में करेंगे। वो एक माइंडसेट में ट्राई करता हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड थर्ड इज टीम, इनके पास टीम है कि नहीं। जी। एक चीज मैं बोलूंगा जो मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता, जो लोग शायद शॉक हो जाएंगे, बिजनेस प्लान बहुत लोग बना लेते हैं, 1 साल, 5 साल, 10 साल। मैंने अभी तक मेरे 25 साल में देखा है, मेरे खुद के बिजनेस प्लान
जो मैंने लिखे वो ऐसे अभी फूलिश लगते हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि कोई बिजनेस प्लान प्रिडिक्ट भी कर सकता है। तो मुझे प्लान से मतलब नहीं है, मुझे एनर्जी, पैशन, टीम, कमिटमेंट एंड स्टैमिना से मुझे सब लेना देना है। जी, अभी आपने जो पॉइंटर्स बताए उसमें से कुछ पॉइंटर्स पर आपने बुक में चैप्टर भी आपके हैं जैसे कि पेशेंस इज सक्सेस, और इसीलिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से अपने व्यू से कहना चाहूंगी, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो एक सीरियल डिजिटल एंटरप्रेन्योर के बुक को पढ़ना आपके लिए काफी मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। उनकी लाइफ में जितनी भी उनकी जैसी भी जर्नी रही है उसमें हर पॉइंट पर आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को है। एक और बात है, मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा था, उसमें आपने कहा था कि आप चाहेंगे कि आपकी कंपनी शेयर मार्केट पर लिस्ट हो। इसको लेकर क्या कुछ आप प्लान भी कर रहे हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है तन्वी जी, मैं इसके बारे में अभी और गौर कर रहा हूँ, क्योंकि जब अपने हम्म। लोग लिस्ट हो जाते हैं ना तो एक फॉर एक लाइफ टाइम कमिटमेंट बन जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ। हम्म। तो गेमिंग में ये समझ रहा हूँ मैं धीरे धीरे कि इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी लाना टाइम लगता है। जैसे गेम्स आपने देखे होंगे बहुत पॉपुलर हो जाते हैं फिर एकदम अनपॉपुलर हो जाते हैं। कैंडी क्रश एक बार बहुत पॉपुलर था, एंग्री बर्ड्स अब वो नहीं कितना लोग खेलते हैं। तो मैं अभी भी वो ट्राई कर रहा हूँ समझना कि क्या मेरा बिजनेस मॉडल बन सकता है ताकि मैं परपेचुअली इस कंपनी को आगे बढ़ाता जाऊँ। तो जी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने पोस्टपोन कर दिया प्लान, बट मैं अभी खुद इसके बारे में डीपली सोच रहा हूँ कि मैं क्या लेकर जा सकता हूँ जी, मार्केट। एक और बात पर हम लास्ट चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके फेवरेट कोट के बारे में मैंने पढ़ा है। आपका फेवरेट कोट है टू गो वेयर नो वन हैज गॉन बिफोर। इस लाइन के साथ मैं क्लोज करना चाहूंगी। आपके लिए इस लाइन का क्या मायने हैं, और इसको किस तरीके से जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इससे इम्बाइब कर सकते हैं अपने लाइफ में? तो बहुत यूएस का एक बहुत पुराना सीरियल होता हम्म। था स्टार ट्रेक, उससे उसमें से ये लाइन, ये जो अपना जो कैप्टन था वो ये हमेशा बोलता था अपनी स्टारशिप को, सो लेट अस गो वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर। उसका जो डीपर मीनिंग या सिंपल मीनिंग जो मुझे लगा, जो मैं हमेशा लाइफ भर में याद रखता हूँ कि भाई जो जहाँ सब लोग चले गए वहां तो सब जा ही सकते हैं। अगर हम कुछ नया रास्ता सोचें, भाई कोई नया आइडिया लाएं, एक व्हाई नॉट के फ्रेमवर्क से चालू करें, ना कि ऑफ कोर्स इट हैपेंस, तब कुछ चेंज होता है। तो जैसे वो स्टारशिप पूरी गैलेक्सीज में घूम घूम कर देखती है, अगर हमारे मन में अगर एक कमिटमेंट हो कि मैं तो कुछ नया करूंगा, मैं कुछ इनोवेशन लाऊंगा, जैसे हमने बोला यार इंडियन आइडल में लेट अस गेट एसएमएस वोटिंग एंड सो हम्म। तो अगर ये एक तुक्का या एक आइडिया आपके मन में आ जाए, फिर जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी आइडियाज आई हैं वो इसी तरीके से आई है। उबर, गूगल, एयरबीएनबी, कोई बैठकर किसी ने पूछा कि व्हाई नॉट। तो मुझे ये व्हाई नॉट कॉन्सेप्ट को समझकर ही मैं लिखता हूँ टू गो वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर। बिल्कुल, और ये लाइन आपके पूरे जर्नी को समराइज भी करती है। व्हाई नॉट आपने उस समय शुरुआत की जब इंटरनेट के बारे में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी या बहुत लोग जानते तक नहीं थे, और आपने उसमें एक बिजनेस खड़ा किया, और उसके बाद आपकी कंपनियां आई, और अभी इस वक्त आपका प्रेजेंट जो बिजनेस है वो भी काफी फ्लरिश कर रहा है और काफी वो हिट है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो सीरियल डिजिटल एंटरप्रेन्योर कहते हैं ये जर्नी और आगे चलती रहे, आप और भी नए बिजनेसेस को शुरू करें, साथ ही जल्द ही शेयर मार्केट में हम आपके बिजनेस को भी देखें। आपकी किताब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको इस इंटरव्यू के जरिए बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा। साथ ही अगर आप भी बिजनेस की शुरुआत करने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें काफी कुछ आपके लिए लर्निंग्स भी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।